पहले कौन सा टॉपिक चल रहा था? स्टेट, तो वही स्टार्ट करें। जो टॉपिक बोलिएगा वही स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो कैलकुलस से पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ना होगा। रिलेशन फंक्शन पढ़िएगा तो मतलब फंक्शन रहेगा तो कैलकुलस अच्छा समझ में आएगा, समझे, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहेगा। तो पहले रिलेशन फंक्शन करवा देते हैं फिर, ठीक है। लिखिए, हेडिंग लिखिए रिलेशन। ठीक है, इरेजर कौन सा है? अच्छा, हाँ एक बार हमको केवल बता दीजिए यहाँ कौन सा है। ये क्लियर क्लियर अच्छा, हाँ हाथ से ठीक। देखिए रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, समझे। रिलेशन फंक्शन दोनों सीख लीजिएगा, फिर आपको कैलकुलस समझने में इजी लगेगा, समझे कि नहीं। तो हेडिंग लिखें रिलेशन। देखिए पहले समझना है आप लोग को कि आप लोग सेट थ्योरी तो पढ़ा हुआ सबको, सेट्स। तो सेट्स होता है जैसे A इक्वल टू 1 2 3, समझे, ये हो गया सेट्स। और 1 2 3 क्या है? एलिमेंट्स है, सेट A का एलिमेंट है। अब सपोज करते हैं एक सेट B है, सेट B 4 5। अब हम लोग को बनाना है A क्रॉस B। अब रिलेशन समझाने के लिए ये आपको सिखा रहे हैं कि आपको रिलेशन समझ में आ जाए कि रिलेशन क्या होता है। तो A क्रॉस B बनाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 क्रॉस 4 5। अब आपसे पूछे कि A में कितना एलिमेंट है, हाउ मैनी एलिमेंट? 3। और B में कितना एलिमेंट है? 2। और मल्टीप्लाई करेंगे कितना एलिमेंट आएगा? 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट आएगा? 6। अब ये 6 एलिमेंट कौन होगा? तो 1 4 और क्या होगा? 1 5 2 4 2 5 3 4 और फिर क्या होगा? 3 5। समझ में आ गया ये? तो ये जो है वो सेट है, ए जो है वो सेट है और बी भी क्या है? सेट है। और ए क्रॉस बी बना रहे हैं, तो ए क्रॉस जो बी आया है, ये देखिए एलिमेंट्स जो है 1 4 बन रहा है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। तो ये जो सेट से बन गया क्या? ऑर्डर पेयर। समझ में आ गया होगा। तो ए क्रॉस बी बनाना इजी है। अगर बी क्रॉस ए बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? बी में ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये जो बनाए हैं ये सेट में, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। सेट्स को 2 फॉर्म में लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर ये रोस्टर फॉर्म है तो ए क्रॉस बी भी आया, कैसा फॉर्म में आया? रोस्टर फॉर्म। तो ए क्रॉस बी जो है वो रोस्टर फॉर्म है। इसको आप एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे ऐसा 1 2 3 और फिर क्या होगा? 4 5। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 और 1 5। फिर 2 4 2 5 3 4 3 5। तो ये ए क्रॉस बी बना रहे हो, पहला ये बना, कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो है इसको क्या बोलेंगे? एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम हो गया। और थर्ड एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये जो है आप लोग क्लास 10th में ऐसा पढ़े होंगे, ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़े हैं। कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में भी देखिए यहाँ पे है 1 और 4 कहाँ होगा? 1 2 3 4। तो 1 4 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? तो ये पॉइंट आ गया 1 4। इसी टाइप से जितना भी पॉइंट है सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर दिए। पहला कैसा है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा कैसा है? एरो डायग्राम। और तीसरा है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम अभी आपको लिखने को नहीं मिलेगा, बस बता दे रहे हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है। तो ए क्रॉस बी समझ में आ गया सब लोग को। तो ए क्रॉस बी आ गया, बी क्रॉस ए भी बन जाएगा। अब देखिए हम लोग को सिखाना क्या है? रिलेशन। और हेडिंग आप लोग क्या लिखे हैं? रिलेशन। तो रिलेशन का डिफिनेशन होता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये मेरा ए क्रॉस बी है, इसका सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा। बात समझ में आया? तो इसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, समझे? जो सबसेट आएगा वो रिलेशन आएगा। तो सबसेट के लिए बताते हैं, अभी यहां तक क्लियर होगे ना सबको? तो अब लिखिए, हेडिंग रिलेशन लिख के डैश दीजिएगा। एक छोटा सा केवल वर्ड लिखना है रिलेशन, और लिखिए रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अभी हम लोग बनाए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में आया जैसे 1 4 1 5 इस टाइप से आया था ना। तो अगर हम लोग रिलेशन बनाते R1 तो इसी का एक सबसेट होगा। जैसे हम लोग बना दिए 1 4, तो ये एक रिलेशन हो गया। अब अच्छे से सोचिए, इसलिए समझा रहे हैं आपको कि जैसे ये सेट था 1 2 3, ऐसा सेट है कि नहीं, और सेट बी क्या था 4 5। तो अगर पहले देखे तो एलिमेंट्स है। अब अगर 1 4 देखे तो क्या हुआ, 1 का रिलेशन 4 के साथ बन गया। समझ गए? तो यही है रिलेशन। समझ में आ गया? और लिखना कैसे है ये भी समझ लेना है कि जो लिखना है वो ऐसे लिखते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आप वर्ड में लिखे उसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ गया ना? अब अभी हम रिलेशन बनाना सिखाएंगे। रिलेशन की, अच्छा आप लोग एक सेट में पढ़े होंगे नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट कुछ फार्मूला पढ़े थे आप लोग। मान लीजिए ऐसा a इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा है 4 7। अब पूछा जाए कितना सबसेट होगा इसका, तो इसको बना, एक फार्मूला होता है 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका कितना सबसेट बनेगा 4 सबसेट बनेगा। तो इसी टाइप से हम आपको नंबर ऑफ रिलेशन के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ a में आपका m एलिमेंट है और नंबर ऑफ b में जो है वो है n एलिमेंट्स, तो पहले हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ a क्रॉस b। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा mn। क्या होगा mn, दोनों को इंटू हो जाएगा। जैसे 3 × 2 6 आया था कि नहीं। अगर हम नंबर ऑफ सबसेट लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो ये हो जाएगा 2 का पावर mn। 2 का पावर mn। अब एक और भी बात बता दें आप लोग को, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, कि अगर मान लेते हैं कोई सेट, देखिए a है, यहाँ कोई सेट है a, इसमें लिखे 4 और 7। अब बताइए इसका कितना सबसेट होगा? 4 सबसेट होगा। तो ये 4 सबसेट होगा, पहला क्या लिखिएगा 5, फिर क्या लिखिएगा 4, फिर क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 4 7। तो बताइए कितना सबसेट हुआ 4। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक ऐसा ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा आपको, इसमें गलती हो जाता है, इसीलिए आपको ये लिख के बता रहे हैं। देखिए ये जो सबसेट टोटल हुआ 4, तो इसको बोलते हैं नन एम्प्टी सेट। ये क्या है नन एम्प्टी, और ये क्या है एम्प्टी है। तो एम्प्टी टोटल कितना होता है 1, और नन एम्प्टी कितना होगा, तो जितना रहेगा उससे 1 माइनस कर लीजिएगा। तो अब बताइए जो बनाए हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो इसमें एम्प्टी नन एम्प्टी दोनों है। तो अगर इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ नन एम्प्टी रिलेशन, तो कितना आंसर होगा? तो 2 का पावर mn -1 कर लेंगे। एम्प्टी बोला जाएगा तो 1, और नन एम्प्टी रहेगा तो क्या करेंगे इसमें -1 कर लेंगे। समझ में आ गया होगा? ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। देखिए पहले ये सोचिए, ये टोटल, ये मान जाते हैं ए सेट था, ठीक है, और इसका सबसेट लिखे तो टोटल 4 सबसेट हुआ कि नहीं। तो एक जो हुआ वो एम्प्टी हुआ, मतलब एक जो है वो खाली है, और बाकी जो है वो नन एम्प्टी है। समझे कि नहीं? तो इसी तरह से इसमें जो रिलेशन बना है उसमें एम्प्टी नन एम्प्टी दोनों है। तो एम्प्टी की संख्या इसमें कितना है 1, और नन एम्प्टी कितना है, तो नन एम्प्टी कितना होगा 2 का पावर mn -1। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ नन एम्प्टी रिलेशन, तो आपको रिलेशन बनाना है, उसमें 1 माइनस करके आंसर बताना है। समझ में आ गया ये? अब एक रिलेशन बनाने के लिए आपको बताते हैं कि रिलेशन कैसे बनाना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताइएगा, अगर नंबर ऑफ a में 3 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ b में 2 एलिमेंट्स है, तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो कितना आंसर हो जाएगा 64 हो जाएगा। कैसे? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बनाएंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कितना आएगा 6। अब क्या बनाना है? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 का पावर 6 64। अगर इसी क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन, तो कितना आंसर बताते? 1। एम्प्टी रिलेशन 1 होगा और नॉन एम्प्टी रिलेशन 63। लोग को क्वेश्चन लिखते जाएंगे, उसमें रिलेशन आपको बनाना है। देखिए एक छोटा मतलब समझने के लिए क्वेश्चन अभी जो करवा रहे हैं वो आपको समझ में आया, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक समझने के लिए आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसा रहेगा ए का वैल्यू 1 3 4 5 और बी का वैल्यू रहेगा 7 8। बी का वैल्यू कितना रहेगा 7 8। बी का वैल्यू 7 8 और क्वेश्चन रहेगा आर, आर इक्वल टू रिलेशन है, यहां रहेगा एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स प्लस वाई इज ऑड। एक्स प्लस वाई इज कैसा रहेगा ऑड। ये ऐसा क्वेश्चन बनाना है, मतलब ये रिलेशन फाइंड करना है, समझे? ये रिलेशन है। देखिए जो रिलेशन बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स प्लस वाई इज ऑड। तो देखिए आप बताइए एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा ए से और वाई का वैल्यू कहाँ से आएगा बी से आएगा, और दोनों को ऑड आना चाहिए। अब एक बात को ध्यान रखना है कि जो रिलेशन बनेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा, समझे? देखिए जो रिलेशन बनेगा, समझे बात को, जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो अगर टोटल हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा ए क्रॉस बी करके बताइए तो क्या आएगा। हम ऐसा ही एक्स्ट्रा बात लिख रहे हैं, समझे? आपको एग्जाम में उसको नहीं लिखना है। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा 1 7 1 8 3 7 3 8, उसके बाद 4 7 4 8 5 7 5 8। अब बताइए ये जो बना वो ए क्रॉस बी होगा, तो क्या ये रिलेशन ए क्रॉस बी वही आंसर होगा? नहीं, इसका जो सबसेट होगा, तो सबसेट कौन होगा बताइए? सबसेट वही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कंडीशन? एक्स प्लस वाई इज ऑड। अगर वो ऑड रहेगा, अब देखिए इन दोनों को ऑड कर ऐड करिए तो क्या होगा 8, तो ये होगा नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करिए 9, तो ये होगा, समझे? इन दोनों को ऐड कीजिए नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे होगा। तो अब ऐसे लिख के खोजते रहेंगे, टाइम लगेगा नहीं, तो आपको ऐसे लिख के नहीं खोजना है, समझ गए? क्या करना है कि पहले से समझ लेना है कि ये कैसे आएगा, समझे? तो पहले से आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको समझा दें, क्या ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहां होता है एक, सोचिए इवन प्लस इवन कितना होता है? इवन प्लस इवन इवन, और ऑड प्लस ऑड ये भी इवन होता है। तो देखिए हमको चाहिए क्या ऑड ना, तो ये इवन इवन नहीं चाहिए और ऑड ऑड भी नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? एक इवन हो तो दूसरा ऑड हो, या एक ऑड हो तो इवन हो। अब इसका आंसर जो आएगा कैसा आएगा? ऑड आएगा। कैसा आंसर आएगा? ऑड। तो एक बार हम पहले से सोच लेंगे, समझे कि नहीं? क्या सोच लेंगे कि जब यहां से ऑड आए तो वहां इवन होना चाहिए, और यहां इवन हो तो क्लियर है बात को? जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज किया जाता है कि नहीं, तो उसी तरह से क्वेश्चन को बनाने से पहले समझ लेंगे कि तब वो क्वेश्चन जल्दी बनेगा,
समझे? तो बताइए, इवन इवन नहीं लेना है, क्या लेना है? इवन ऑड। अब अगर हम इसको नहीं लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? सीधा सा आंसर कैसे लिखेंगे? जो रिलेशन मेरा बनेगा वो क्या होगा? यहाँ 1 है तो बताइए 1 के साथ कौन आएगा? ये ऑड है तो वहाँ इवन होना चाहिए, तो 1 8। फिर बताइए क्या होगा? 3 के साथ 8, 4 के साथ 7 और 5 के साथ 8। तो ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी बन गया कि नहीं? तो ए क्रॉस बी बनाने का जरूरत है नहीं। अब एक बात जरूर देखना, ए क्रॉस बी इसलिए हम बना के बताएं कि देखिए इसी का ना ये सबसेट है। जो ए क्रॉस बी है उसी का क्या है? सबसेट है, इसी का एक छोटा पार्ट है। तो जो भी रिलेशन बन के आएगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्लियर है बात को? तो आप लोग को एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये स्टार्टिंग सिर्फ समझने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, समझे? रिलेशन फंक्शन आपको बता दे, करेली के सब भुंजिया होता है ना, उसके जैसा चैप्टर है। खाने में मजा आता है करेली? नहीं। रिलेशन फंक्शन भी यही बात है, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन, ही सबसे पढ़िए, आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, समझे? बहुत जगह आप देखिएगा कि टीचर ना रिलेशन फंक्शन से शुरू नहीं करेगा, कहाँ शुरू करेगा? डिफरेंशिएशन से शुरू करेगा। समझ गए बात को? क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ाना आसान है, समझाना आसान है, रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा दिक्कत लगता है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन फंक्शन समझेंगे तो सब समझ में आएगा, समझे? इसलिए हम ये ऐसा नहीं सोचते कि वहाँ से शुरू करना है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन अगर आएगा तो आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए जितना पढ़ाएं अभी वो क्लास 11 में पढ़ने को मिलता है, समझे? और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो है वो 12th में मिलता है, समझे बात को? और यही चेक करने के लिए एग्जाम में भी आता है और आपको इधर भी आएगा, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए। तो पहले आपको हम समझा दें उसका डिफिनेशन, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे? तो आप लोग हेडिंग लिखिए तो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। अब जैसे 11 12 में पूरा डिफिनेशन लिखाया था, वैसा वैसा आपको नहीं लिखाएंगे, आपको शॉर्ट में लिखाएंगे, जल्दी समझ में भी आ जाए और बस छोटा सा याद भी रखे, समझे? तो टाइप्स ऑफ सेट में 3 टाइप ऐसा है जिसको पूछता कम है, लेकिन फिर भी उसका नाम बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शनल में हम देखते हैं कि ऑप्शनल को नाम दिया रहता है। तो एक बात है ना कि ऑप्शन को भी जानना जरूरी है, 4 ऑप्शन में 4 में सबका क्या मतलब है। तो ये ऑप्शन में नाम दिया रह सकता है। एक होता है नल सेट, तो यहाँ बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। यहाँ रिलेशन रहेगा, पहला क्या रहेगा? फर्स्ट लिखे तो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अब आपको एक और भी बात बता दें पहले, तब समझ में आएगा कि जो अभी बताएं, अभी जो क्वेश्चन बताएं वो 2 तरह से बनाया जाता है। 2 तरह से कहने का ये मतलब है कि कभी आपको 2 सेट में रहेगा, जैसे अभी आपको बताया ना 1 2 3, और फिर आपको बता रहे हैं क्या, ठीक है, एक बी का वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में 2 सेट लिए, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो जो डिफिनेशन लिखाएंगे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मतलब 2 सेट के लिए भी हो सकता है या एक सिंगल सेट के लिए भी हो सकता है। मतलब नहीं समझे? फिर से हम समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है? देखिए अभी जो क्वेश्चन लिखा है समझ गए ना आप लोग? इससे पहले जो क्वेश्चन करवाएं, अब फिर एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर ऐसा रहता 1 3 4 5 से एक ही सेट रहता, समझे? और यहाँ R इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा, सेम क्वेश्चन एक्स वाई, और फिर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड x प्लस वाई इज ऑड। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कितना सेट दिया हुआ था? 2 सेट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में कितना सेट दिया हुआ है? 1 सेट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है तो डिफिनेशन नहीं बनेगा, 2 सेट वाला भी डिफिनेशन बन सकता है और 1 सेट वाला भी डिफिनेशन होता है। जैसे कभी मारपीट बाहर वाला लोग के साथ हो जाता है, कभी घर में ही भाई बहन में मारपीट हो जाता है, समझे? तो इसी तरह 2 सेट भी रह सकता है, 1 सेट भी हो सकता है। तो अब बताइए आप लोग, ये 1 सेट है नहीं, y बिलोंग्स टू A होगा, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू A, x प्लस वाई इज ऑड, क्योंकि 2 सेट नहीं है तो एक ही सेट है, समझे? अब एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो बनेगा वो किससे बन के आएगा? A क्रॉस A। किससे बन के आएगा? A क्रॉस A। उसमें आया था A क्रॉस B, तो A क्रॉस A बनाएंगे तो क्या आएगा?
1 1 1 3 1 4 1 5, फिर 2 से 3 से करेंगे 3 1 3 3 3 4 3 5। समझे? तो पूरा तो हमको लिखना नहीं है। अब बताइए क्या लिखेंगे? जो रिलेशन अभी बताएं कि एक ऑड रहेगा तो दूसरा इवन आना चाहिए, तो 1 1 1 3 नहीं होगा, कौन होगा? 1 4, उसके बाद 3 4, अब 4 लेंगे तो 4 में तीनों ऑड का आएगा, 4 1 4 3 और 4 5। 5 लेंगे तो 5 में क्या आएगा? हाँ 5 में 5 4 5 4। तो बस हम समझाने के लिए, आपको मतलब समझाने के लिए बताएं कि ऐसा डिफिनेशन एक सेट में भी लिख सकते हैं और दो सेट में भी रह सकता है। तो जो फर्स्ट आपको हेडिंग लिखवाएं एम्प्टी रिलेशन, ये दोनों में क्वेश्चन लिख सकते थे, मतलब दोनों में डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझे? जो एम्प्टी रिलेशन लिखाए हैं वो दोनों टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है या ए क्रॉस ए भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब मान लेते हैं एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे वो बताते हैं। कोई रिलेशन का, देखिए हम पूरा डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। रिलेशन का वैल्यू, अगर रिलेशन बनाए और उसका वैल्यू अगर फाई आ गया तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन। अब एक एग्जांपल बताते हैं। अगर ए का वैल्यू ऐसा है 2 4 6 एंड बी का वैल्यू है 8 और 10, एक रिलेशन बनाते हैं आर। अब आप ही लोग बताइए, इवन इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। इवन इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। y बिलोंग्स टू b, और यहां लिखेंगे x प्लस वाई इज ऑड। हमको तो नहीं ना बनने देना है, रिलेशन बनने नहीं देना, इवन बना देंगे तो सब बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5, क्योंकि ये वाला इवन है और वो वाला भी क्या है? इवन है, और ऐड करेंगे तो सब इवन ही आएगा, ऑड कोई आने वाला है? तो इस रिलेशन में कोई नहीं आएगा, तो इस रिलेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ? अब ये जो एग्जाम्पल बताए वो दो सेट में बताएं, ये एक सिंगल सेट में भी हो सकता है, हो सकता है ना? तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में दोनों रह सकता है, एक सेट भी रहेगा दूसरा सेट भी रहेगा। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये फर्स्ट हो गया एम्प्टी रिलेशन। सेकंड नंबर होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो कोई भी रिलेशन में नहीं आया, मतलब रिलेशन बना ही नहीं। समझे? एक दिन हो सकता है कोई क्लास में कोई बच्चा नहीं आए, तो क्या होगा? क्लास पूरा खाली, पूरा खाली होगा ना, तो एम्प्टी क्लास हो गया। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि सारा बच्चा आ जाए, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, सब का सब आ गया, तो टोटल आ गया कि नहीं? तो इसी तरह रिलेशन में कोई नहीं आएगा तो क्या होगा? एम्प्टी। और अगर रिलेशन में सब आ गया, सब आ गया मतलब ए क्रॉस बी ही ना टोटल होता है। टोटल कितना होता है? ए क्रॉस बी, और उसका सबसेट रिलेशन होता है। तो उस सबसेट नहीं, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसे होता है ना, तो उसी तरह से यूनिवर्सल में यहाँ ए क्रॉस बी होगा। तो अगर ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा तो कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गया? कहीं दिक्कत इसमें? तो अगर आप लोग को लिखना है तो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी केवल लिख लीजिए। अब आप ही लोग बताइए कि इस एग्जाम्पल में क्या हम चेंज कर दें कि पूरा ये यूनिवर्सल बन जाए। तो ये जो ऑड है, अगर उस ऑड को हटा के, समझे, इस ऑड को हटा के, समझे बात को, ऑड को हटा के क्या कर दे? नहीं नहीं, केवल ऑड को हटाना है तो ठीक। तो ऑड को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? इवन। अब बताइए ऑड को हटा के इवन लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल के बराबर होगा। क्यों यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए अच्छे से, समझे, वो हम बना के दिखाते हैं। देखिए इसमें आर का जो वैल्यू बनेगा तो कोई भी आएगा तो सारा ना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा? 2 8, उसके बाद 2 10, उसके बाद 4 8, 4 10, और उसके बाद 6 8 और 6 10,
होगा ऐसा? और बताइए ए क्रॉस बी बनाएंगे तो क्या होगा? वही आएगा। तो आर का वैल्यू ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया कि नहीं? तो ये कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन, समझे? और पहले बता दे कि ये दोनों के बारे में उतना पूछता नहीं है, पूछा जाएगा किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अभी बता रहे हैं उसको। लेकिन इसका नाम इसलिए लिख दे रहे हैं ना कि ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन बन रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक यूनिवर्सल रिलेशन बना देगा। तो उस ऑप्शन के बारे में भी तो जानना चाहिए ना कि क्या है वो, समझे? इसलिए ऑप्शन के बारे में भी आपको समझना है। समझ में आ गया? थर्ड नंबर लिखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड नंबर है आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम सिर्फ आर का ही वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए अगर ऐसा रहेगा ए बी और बी जो होगा, ए और बी रहेगा, जो सेट दिया रहेगा उससे रहेगा। ए और बी जो रहेगा, जो सेट दिया रहेगा ए, मान लेते कोई सेट ए है, उसी का वो पार्ट है, समझे? तो और एंड ए इक्वल टू बी हो, मतलब ये दोनों क्या रहे? इक्वल रहेगा, समझे? आइडेंटिटी अब बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए मैट्रिक्स में पढ़िएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझे? रिलेशन में पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन, फंक्शन में पढ़िएगा आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी नाम बहुत जगह मिलेगा, समझे? तो अब बताइए कि अगर मान लेते हैं ए एक बनाते हैं, 1 2 3, छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो ध्यान रखिएगा कि 1 1 होगा, और क्या होगा? 2 2 होगा, और क्या होगा? 3 3 होगा, समझे? तो बस यही 3 होगा, इससे ज्यादा ना होगा, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है देख लीजिए। सेट को देखिए, सेट कौन है? ए है, तो ए सेट है उसी के इक्वल, मतलब 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, समझे? तो अगर कोई रिलेशन ऐसा बना हुआ है और इसमें ये दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा एक और रिलेशन लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आर इक्वल टू ऐसा दे देता 1 1 2 2 और 1 2, अब पूछता ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या बोले? सेट को देखना है पहले, सेट कौन गिवन है? 1 2 3, और उसका सेम वाला एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा तो आइडेंटिटी रिलेशन। उससे कम भी हो या उससे एक्स्ट्रा भी हो या कोई दूसरा भी हो तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर है बात को? वो आइडेंटिटी नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, समझ गए? एक और भी बात है कि रिलेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? आर से, और आइडेंटिटी रिलेशन को आई से भी डिनोट किया रहेगा। मतलब ये आर जो लिखे हैं वो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हो रहेगा आई ए, इसको, इसका क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। मैट्रिक्स में भी देखिएगा, मैट्रिक्स में ए बी सी डी किसी से भी डिनोट किया रहता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा हुआ रहता है। मतलब यूनिट मैट्रिक्स किस चीज को बोलते हैं? उसको आई से डिनोट करते हैं। यहां भी आई से रिलेशन डिनोट किया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये आइडेंटिटी रिलेशन स्पेशली है। समझ में आ गया? और इन तीनों के बारे में चांसेस थोड़ा कम रहता है पूछने का एग्जाम में, समझे? अब जो बता रहे हैं उसके बारे में चांसेस ज्यादा रहेगा, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, तो ये हो गया ना? तो पहला लिखिएगा आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से अच्छे से समझना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? बस आर का ही वैल्यू लिख रहे हैं। तो आर का वैल्यू क्या होता है? ए प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, उल्टा ए लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सेट को देखना है,
जो ये एलिमेंट्स रहेगा वो सेट ए का ही एलिमेंट्स रहेगा, समझे। अब थोड़ा देर पहले आइडेंटिटी पढ़े थे कि नहीं, तो आइडेंटिटी में हम लोग लिखे ए बी और बाद में लिख दिए ए इक्वल टू बी, तो वो चीज़ तो यहाँ वो इसमें भी लिख सकते थे, नहीं समझे। फिर से बता रहे हैं, आर का वैल्यू हम लोग लिखे ऐसे ए बी और फिर क्या लिखे, ऐसा लिखे ना ए इक्वल टू बी, तो अगर बी को फिर रिप्लेस कर देंगे तो ए होगा कि नहीं होगा। तो आइडेंटिटी का भी डिफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं जैसा रिफ्लेक्सिव का लिखे हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है पहले वो आपको भी समझा देंगे, पहले इसको सिखा दे रिफ्लेक्सिव, उसके बाद डिफरेंसेस भी आपको बता देंगे। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करवा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि देखिए आप लोग को देना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव तो देना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही सिखाएंगे आपको। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 है, 1 2 3 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब इस सब का, मतलब सेट 1 2 3 है, इस सब का सेम वाला प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए रिलेशन 1 है तो इसको क्या लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, तो ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब बताइए इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। एक और R2 लिखेंगे, अभी और 2 3 एग्जाम्पल देंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3, अब बताइए इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो पहले 1 2 3 का सेम खोजना है, 1 1 2 2 3 3, समझे। तो ये तीनों है कि नहीं, ये तीनों है, इससे एक्स्ट्रा भी है तो एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं, नहीं इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो वो बराबर होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव में वन जो एलिमेंट्स है मतलब 1 2 3 है, इसका सेम वाला तो प्रेजेंट होना चाहिए, इसके एक्स्ट्रा भी रहेगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं होगा। और भी हो सकता है, अच्छा R3 लिखते हैं, R3 ऐसा लिख दिए 1 1 1 1, फिर लिख दिए 1 3। अब आप लोग बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, मतलब 1 1 ही केवल है। अच्छा आपसे पूछा जाए कि R3 में क्या ऐड कर दे कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, 2 2 और 3 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R4 ऐसा होगा 1 1 2 2 3 3 और कुछ 1 2 2 1। अब बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है कि नहीं, बाकी एक्स्ट्रा रहे ना रहे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अब बताइए रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस पता चला आप लोग को। आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब केवल सेम वाला हो, मतलब 1 2 3 हो तो उसमें आइडेंटिटी में ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी में ध्यान रखिएगा कि उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी में 3 ऑर्डर पेयर होना चाहिए बस, न उससे कम न उससे अधिक, समझे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा रह सकता है तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गया ये। अब देखिए एक बात बताते हैं, आप लोग पहले भी जानते होंगे पढ़े भी होंगे। सपोज करते हैं ये सेट ए है और दूसरा सेट क्या है बी है, और ये सबसेट के केस में बनाते हैं ए सबसेट बी, समझे। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं पता है, इसको पढ़ेंगे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। इसका उल्टा क्या पढ़ेंगे, ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए। तो ये बनाते हैं सबसेट के केस में, समझ गए बात को। जैसे अगर हम लोग ऐसा बना दें, ये छोटा वाला रांची है और इसके बड़ा वाला झारखंड है, क्या पढ़िएगा बताइए तो, ऑल रांची आर झारखंड, उल्टा ऑल झारखंड और नॉट रांची। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी का रिलेशन बनाएं इसके जैसा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी का रिलेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का कौन बड़ा है, रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव बड़ा है, मतलब आइडेंटिटी कहाँ लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे,
सबसेट वाला, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब इन दोनों का एक रिलेशन हम बना दिए, इसको रीड करिए तो क्या बोलेंगे, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देख लीजिए जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा सब रिफ्लेक्सिव होगा। उल्टा क्या बोलेंगे, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट आइडेंटिटी। समझ गए, इसको ऐसे भी बोलते हैं, रीजनिंग वाले लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं कि सम रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आइडेंटिटी, मतलब कुछ रिफ्लेक्सिव जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी। सही बात है। देखिए तो इतना ढेर सारा लिखे कि नहीं, देखिए 4 लिखे, रिलेशन 1 2 3 4, इसमें से कुछ हो सकता है, तो कुछ कौन वाला है, R1 है। तो दोनों का ये भी पता चल गया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। कहीं प्रॉब्लम किसी को लीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल हम नंबर वाला बताएं। अब एग्जाम्पल आपको वर्ड का बताएंगे। रिलेशन मतलब नंबर में ही थोड़ी रिलेशन होता है, आपके घर में भी तो रिलेशन है, मम्मी का, पापा का, और भाभी का, भैया का, दादा का, दादी का, सबका रिलेशन है कि नहीं, समझे, दोस्त का, तो सब रिलेशन है, तो उसको भी तो पढ़ना होगा, समझे। तो ये रिलेशन अब आपको बताते हैं, समझे। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, R = यहाँ रहेगा XY, और ये लिखा हुआ रहेगा कि X इज फादर ऑफ X, फादर ऑफ Y, X इज फादर ऑफ Y। अब आप लोग बताइए कि रिफ्लेक्सिव है। देखिए क्या करना है वो बता रहे हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक चीज चेक करिएगा कि ये दोनों सेम सेम प्रेजेंट होना चाहिए। तो Y को क्या कीजिए कि X से रिप्लेस कर दीजिए। Y को क्या करेंगे, X से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर Y को X से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, Y को अगर हम लोग X से रिप्लेस करेंगे तो ये XX हो जाएगा, और इस वर्ड को लिखेंगे कि X इज फादर ऑफ X। मतलब हम एक काम किए, उसको ध्यान रखना है, ये Y है, इस Y को किससे रिप्लेस कर दिए, X से रिप्लेस कर दिए। और इस वर्ड को देखिएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये बिलोंग्स करेगा, और फॉल्स हुआ तो नहीं करेगा। अब आप लोग पढ़ के देखिए, X इज फादर ऑफ X, ये सही है कि गलत है, गलत है। तो मतलब ये अगर गलत होगा, इसका क्या मतलब समझे बताइए तो, X जो है वो रिलेशन में बिलोंग, और रिलेशन में अगर बिलोंग नहीं करेगा तो कैसा रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आया। अब इफ फादर के प्लेस पे और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फादर के प्लेस पे ब्रदर होगा, मदर होगा, सिस्टर होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी रिलेशन आ सकता है। कहीं प्रॉब्लम इसमें, कर लीजिएगा। अच्छा और 1-2 बनाइए तब समझ में आएगा। फादर को हटा के हम वाइफ लिख दे रहे हैं, बताइए तो क्या होगा, X इज वाइफ ऑफ Y, तो अगर X इज वाइफ ऑफ X करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ब्रदर के लिए क्या कहते हैं, बताइए, ब्रदर के लिए X का भाई होगा, नहीं होगा। X का भाई कैसे रहेगा, अपने आप का भाई नहीं होगा। कोई अकेले रहता क्या बोलते हैं, हम अकेले हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन हो जाएगा तो हो जाएगा। अब एक और बताइएगा, X इज ट्रायंगल के बारे में आते हैं, समझे, या ऐसा रहेगा कि X इज सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब बताइए तो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि X के सिमिलर हो सकता है। X एगो ट्रायंगल है तो दूसरे के सिमिलर होगा ही होगा, समझे। अगर ऐसा रहेगा कि XY रीड इन सेम कोचिंग सेंटर, तो वो भी हो जाएगा। X और Y दो गो है, सेम कोचिंग सेंटर में रीड कर रहा है, एक ही जगह पढ़ता है, तो X करेगा कि नहीं, वो भी हो जाएगा, समझे। या रहेगा कि XY लिव इन सेम मोहल्ला, ऐसा कुछ रहेगा, या सेम कॉलेज या सेम स्कूल, इस तरह से रहेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब समझ में आ गया दोनों तरह का क्वेश्चन, नंबर वाला भी और इधर वर्ड का भी। चलिए अब आगे आते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। कभी आप लोग पढ़े हैं सिमेट्रिक डायग्राम, जैसे अभी ये बोल रहे थे, क्या पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सिमेट्रिक डायग्राम क्या होता है। देखिए मान लेते पैराबोला के बारे में पढ़ें, तो इसको क्या बोलते हैं,
सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए सिमेट्रिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़िएगा, बस यही जानिएगा, मान लीजिए ये हाथ है और ये हाथ है, तो देखिए इसका इमेज है कि नहीं इधर, तो सिमेट्रिक मतलब अगर ऐसे मिला देंगे तो एक बन जाएगा, समझ गए, अगर ऐसे बन करिएगा तो इमेज हो जाएगा, सही बात है। तो अब देखिए तो इधर ऊपर वाला का नीचे है इमेज और नीचे वाला का क्या है, ऊपर है, अगर काट के देखिए मिला दीजिएगा तो एक साथ हो जाएगा कि नहीं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, समझे। और अगर ये वाला डायग्राम रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, समझे। तो अगर हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ रिलेशन में पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक, तो एक बात को ध्यान रखना है कि अगर 1 2 रहेगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, 2 1, तो मतलब किसी में 1 2 हो तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1 2 और 2 1 दोनों प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, और दोनों में एक कोई प्रेजेंट हो तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, तो सिमेट्रिक रिलेशन पहचान लीजिएगा। तो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, पहले हम लिख दे आपको इसका डिफिनेशन, आर इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, या आर इक्वल टू इससे अच्छा लिख दे आपको, शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स करेगा, और अगर दोनों बिलोंग्स हो रहा है तो सिमेट्रिक, और दोनों में एक बिलोंग्स करेगा तो नॉट सिमेट्रिक। मतलब ए बी तो दिया रहेगा, आपको खोजना क्या है, बी ए। अच्छा सेम वाला ध्यान रखिएगा, अगर 1 1 कहीं है तो इसका उल्टा मत खोजिए, क्यों, क्योंकि 1 1 का मान लीजिए ए बी है और बी ए करेंगे तो फिर यही ना आएगा, तो सेम एलिमेंट्स रहे तो उसको खोजने का जरूरत नहीं है, वो अकेले रहेगा, समझे बात को। अगर 1 2 डिफरेंट रहेगा तब 2 1 खोजिएगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें, एग्जाम्पल अब बनाते हैं, ए इक्वल टू, यही एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, अब एक रिलेशन लिखे R1 1 1, फिर क्या होगा 2 2 3 3, पीछे से हम आ रहे हैं, पूछेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, हाँ पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब यहाँ आ गया सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 है, इसका उल्टा खोजना ही नहीं है, 1 1 ही होगा, 2 2 है तो वो भी होगा, और 3 3 भी होगा तो ये भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। एक R2 लिखते हैं। अच्छा आप लोग को भी मन में कुछ आएगा कि सर ये रहेगा तो क्या होगा, जरूर पूछिएगा, समझे। तो अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा हो 1 1 और 3 3, अब आप लोग बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 दिखा ना, जो दिखा उसका उल्टा खोजना था, तो 1 1 का उल्टा 1 1 है कि नहीं है, और 3 3 का उल्टा वही, उसका तो उल्टा खोजना अकेले में हो जाता है। तो अब ये पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। अब आते हैं R3, ऊपर लिखते हैं R3। अब बताइए ये रहेगा 1 2, फिर रहेगा 2 1 और फिर रहेगा 3 3, इसके बारे में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1, देखिए 1 2 का उल्टा वाला 2 1 और 2 1 का उल्टा वाला 1 2, तो इन दो एक दूसरे का हुआ कि नहीं, और 3 3 का उल्टा तो खोजना ही नहीं है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। पता चल गया, सिमेट्रिक पहचान लीजिएगा। तो इन नंबर वाले में क्लियर है सबको, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नंबर के बाद, वर्ड में जो दिया रहता है उसमें आते हैं। देखिए वर्ड में जो दिया रहेगा R इक्वल टू, यहीं से शुरू करते हैं, x कॉमा वाई, फिर क्या रहेगा कि x इज फादर ऑफ y, बताइए क्या होगा, सिमेट्रिक। अब देखिए क्या बोले कि एक्स वाई, पहले तो यही लिखेंगे एक्स वाई है, एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है ना, तो एक्स वाई रिलेशन में है ही, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है। तो आप इसको ना उल्टा वाला चेक कर लीजिए, केवल इसका उल्टा क्या चेक करेंगे, तो उल्टा चेक करना वाई एक्स,
तो वाई एक्स मतलब क्या होगा, वाई इज फादर ऑफ एक्स। अब देखिए आपका ये जो है जो क्वेश्चन है वो तो ट्रू है, आपको सिर्फ इसको चेक करना कि ये ट्रू है कि नहीं। आप लोग बताइए ट्रू है कि फॉल्स। घर जाके पापा को बोलिएगा हम तुम्हारा बाप हैं, एक झापड़ पड़ेगा बढ़िया से, समझे। तो इसी ये क्या होगा, गलत है कि नहीं, ये गलत है, समझे। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई इज फादर ऑफ एक्स नहीं होगा। तो ये बिलोंग कर रहा है, अच्छे से देखिए, एक्स वाई क्या होगा, बिलोंग्स है, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अच्छा थोड़ा नाम चेंज करते जाते फिर आंसर बताइएगा आप लोग। फादर के प्लेस पे मदर रहेगा तो नहीं होगा, वाइफ रहेगा तो नहीं होगा, समझे। ब्रदर रहे, अच्छा ब्रदर का बनाइए आप लोग। हाँ ब्रदर वाला में ना लड़की लोग सही आंसर बनाती है, लड़का लोग गलत बनाता है। लड़की लोग की तरफ से गलत नहीं आना चाहिए। गर्ल्स की तरफ बताइए क्या आंसर होगा। नॉट सिमेट्रिक, क्या लग रहा है आप लोग को, नॉट सिमेट्रिक। देखिए एक्स, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये तो करेक्ट है। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो ये तो सही हो गया। तो अगर क्या करेंगे, वाई एक्स, अब फिर इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, तो ये सही है कि नहीं। अगर बॉयज लेकर सोचिएगा तो सही है। अगर दो बॉयज रहेगा, एक्स और वाई दोनों भाई भाई है, तो देखिए एक्स अगर वाई का ब्रदर है तो वाई एक्स का ब्रदर होगा कि नहीं, ये करेक्ट लगेगा। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दे, पता है क्या चेंज कर दे, चेंज कर दे जो ब्रदर है, समझे, ये जो ब्रदर है, ब्रदर मतलब एक एक जो प्लस है उसको माइनस कर लीजिए, समझे। फिर देखिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला देखिए एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये तो करेक्ट हो रहा है, लेकिन वाई के प्लेस पे आप माइनस लिखेंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे। आप पढ़ के देखिए तो क्या होगा, वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स करेक्ट है नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब क्या बनेगा, एक वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग हो रहा है लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो एक कंडीशन में सही हो और दूसरा कंडीशन में गलत हो तो किसको मानेंगे, कंडीशन हो तो सब में ट्रू होना चाहिए ना। ये अगर सब में ट्रू रहेगा तभी होगा। तो रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सारा रिलेशन समझ गए, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कुछ भी रहेगा सब बन जाएगा। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा बताइए, ब्रदर के हटा के यहां पे लिख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर एक्स वाई का सिमिलर ट्रायंगल है तो वाई एक्स का भी क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में भी हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों सेम रहता है वो भी हो जाएगा, समझे। फिर बोलेगा दोनों एक जगह रहता है वो भी हो जाएगा, दोनों एक जगह पढ़ता है वो भी होगा। सही बात है ना, दो लोग जहाँ एक जगह पढ़ रहे हैं ये वहाँ तो दोनों सेम होगा। तो ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों समझ में आ गया। ये फादर मदर ब्रदर कुछ भी रहेगा सब बन जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर में आता है ट्रांजेटिव रिलेशन। लिखिए हेडिंग, ट्रांजेटिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, सिमेट्रिक में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, ट्रांजिटिव में। तो इसको अच्छे से सीखना है, समझे। और डिफिनेशन के साथ थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा भी बात बताएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, समझे। केवल डिफिनेशन पे जाइएगा ना तो लगेगा गलत हो गया है, समझे। तो देखिए ध्यान रखना है कि ए बी हो और फिर कौन हो, बी सी हो, देन क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रेजेंट हो तब क्या होगा, ट्रांजिटिव। मतलब ए बी, तो अगर ऐसे लिखेंगे, रुक जाइए थोड़ा लिखने में, बिलोंग्स टू करके लिख देते हैं।
मतलब लिखेंगे क्या कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन क्या हो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। समझे? इस डिफिनेशन, ये यही डिफिनेशन है, ए बी बी सी देन ए सी। अच्छा कैसे पता चलेगा? तो देखिए बी से इंड हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन कैसे पता चला? समझ में आया? एक जहां से इंड होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट हो तो समझिए उसका पेयर मिल रहा है। अब जहां ये दोनों है तो तीसरा भी होना चाहिए। एक और डिफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है बात, वो हम आपको बता रहे हैं। अब अगर कभी कभी ये सिंगल हो, मतलब कौन हो? सिर्फ ए बी ही हो, वो भी ट्रांजिटिव होता है। तो अब बताइए कैसे पता चलेगा कि वो सिंगल है? तो देखना है बी से स्टार्ट होने वाला उसमें और कोई मिला ही नहीं। जैसे मान लेते हैं अभी सयारा मूवी चल रहा है, अब दो गो दोस्त हैं, अब दो टोटल 3 दोस्त हैं, अब 2 दोस्त के बीच प्लान बन गया कि चलना है मूवी देखने, तो ये सोच लिए तीसरा रहेगा तभी जाएंगे। समझे? ये दोनों हैं तो तीसरा भी रहेगा तभी जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कोई अकेले अकेले भी चल गया, 2 को बताया ही नहीं। समझे? तो मतलब अकेले भी रहे तो भी चलेगा और नहीं तो जाए तो तीनों। तो ये तीनों होना चाहिए, नहीं तो अकेले होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा अकेले? क्लियर है? बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मिला ही नहीं, तो बी से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं मिलेगा, समझिएगा वो अकेले है। समझे? तो अकेला भी रहेगा तो कैसा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 का, क्योंकि ये सिंपल एग्जाम्पल है। 1 2 3। अब आपसे पूछे कि एक रिलेशन आर है, ऐसा लिखा हुआ 1 3, बताइए ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखिए ये अकेले है, 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है ही नहीं। समझे बात को? एक और ये R1 है, एक R2 लिखते हैं। R2 लिखेंगे 1 1 1 1, फिर लिखते हैं 2 2, फिर लिखेंगे 3 3। पूछे रिफ्लेक्सिव है? है। सिमेट्रिक है? वो भी है। ट्रांजिटिव है? ये भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों रहता है तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब पहले बताइए इसके बारे में। हाँ तो बोल दिए, लेकिन चेक करके तो थोड़ा देख लें। ये 1 1 देखिए, तो 1 1 ये कहाँ से एंड हुआ? 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं, तो ये 1 1 अकेला है। फिर 2 2, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? नहीं, तो 2 2 भी अकेला ही है। और 3 3, तो 3 3 भी अकेला है। तो यहाँ 3 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर मिल रहा है और सबका सब कैसा है? अकेला है, सिंगल ऑर्डर पेयर है। तो सिंगल ऑर्डर पेयर भी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ बात को? तो एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर होता है सबके लिए चेक करेंगे। जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा सबके लिए चेक करेंगे। और ये भी क्लियर है आप लोग को कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर तीनों रहता है तो कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है? तो आपको ये वाला रिलेशन पता चला कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अभी लिखते हैं एक और। ये समझ गए ना? R3 के बारे में बताइएगा आप लोग। अगर ऐसा है 1 2 और 2 1, बताइए ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है? देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है और वहां क्या है? 2 1 है। तो और कौन होना चाहिए था? 1 1 होना चाहिए था। देखिए 3 मिलना चाहिए। कौन मिलना चाहिए बताइए तो? ए बी, फिर कौन मिले? बी सी, तब कौन मिले? ए सी। तो यहाँ 1 2 है, फिर यहाँ क्या होगा? 2 1 होगा। तो कौन होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। अगर ये रहता तो ट्रांजिटिव होता, और ये नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। बात क्लियर हुआ? अब 1 2 क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग को देख के बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। समझे? पहले सेट लिखते हैं 1 2 3 और रिलेशन लिखेंगे 1 1। केवल ट्रांजिटिव चेक करना है। समझे?
1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। ट्रांजिटिव है। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए सबसे पहला अगर आपको बता दें, देखिए एक टाइम ए बी सी देन ए सी। हम ना स्टार्टिंग में बोले ना कि रिफ्लेक्सिव का टेंशन नहीं होता है, सिमेट्री का भी दिक्कत नहीं होता है, ट्रांजिटिव में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम लॉन्ग मेथड से लिख रहे हैं। क्या होना चाहिए बताइए तो, ए बी बी सी और ए सी। तो ये जितना एलिमेंट है सबको एक एक करके चेक करेंगे, समझे। तो पहले 1 1 को चेक करते हैं। 1 1 बताइए, 1 से शुरू होने वाला और कहीं है? कौन है? 1 3। फिर बताइए अगर 1 3 है तो और कौन होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए। तो आप बताइए तीनों प्रेजेंट है इसमें? तो ई बोला कि ओके मेरे तरफ से है कि ट्रांजिटिव है, मतलब पहला वाला के तरफ से मिल गया कि ट्रांजिटिव है। आगे भी चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि पहला चेक किए कहानी खत्म ट्रांजिटिव लिख दिए, गलत हो जाएगा। जितना एलिमेंट है सबके बारे में चेक करेंगे। आप किसको चेक करिएगा? 2 2। तो 2 2 चेक करेंगे, 2 से शुरू होने वाला कोई है? तो ये अकेले है, तो अकेले से भी होता है ना, तो ये हाँ है, तो ये भी ओके हो गया है। अब किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 3 क्या होगा बताइए? 3 से शुरू होने वाला कौन है? 3 1। फिर देखिए तो आगे 3 1 है, इससे भी हो गया, समझे। अब एग्जाम में अगर टाइम बचाना है, अगर बोलिएगा सर टाइम बचाना है, तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे पता है? कि ये तीनों का कभी चेक करवे मत करिए, मतलब सेम सेम एलिमेंट को चेक मत करिए। क्यों? क्योंकि सेम सेम एलिमेंट से हमेशा ट्रांजिटिव होता है। तो बताइए 3 गो एलिमेंट चेक करने से टाइम बचेगा कि नहीं? तो सेम सेम एलिमेंट का चेक टाइम बचाने के लिए, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट है मतलब ट्रांजिटिव है। मतलब यहां तक पता चला ट्रांजिटिव है, तो आगे केवल चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो अगर आगे चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए आगे अगर चेक करेंगे तो क्या चेक करना होगा? 1 3। फिर कौन होगा? 3 1। तो फिर क्या मिला? 1 1। तो 1 1 तो है ही। तो इससे चेक कर लिए, अब किससे चेक करेंगे? अब 3 1 से भी तो हो नहीं गया, यहाँ चेक किए, इससे चेक कर लिए, इससे भी चेक करना होगा, सारा एलिमेंट से चेक करना होगा। तो किससे चेक करेंगे? 3 1 से। तो 3 1 है, 1 से शुरू होने वाला कौन है? 1 3। 1 1 को तो काट दिए, लेने का जरूरत नहीं है आपको, समझे। तो 1 3। अब देखिए 1 3 के बाद क्या होना चाहिए था? 3 3 है कहाँ? अच्छा हाँ 3 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो एक बात को ध्यान रखना है, सारा एलिमेंट से चेक करना है। ऐसा नहीं कि शुरू में चेक किए तो मिल गया, बाद में चेक किए तो नहीं मिल रहा है, समझे। और क्या बोले, टाइम बचाने के लिए क्या करना है आप लोग को? टाइम बचाने के लिए सेम सेम वाला को चेक नहीं करना है, सेम सेम वाला से हमेशा ट्रांजिटिव मिलेगा, समझ गए, हमेशा ट्रांजिटिव रहेगा। अब आपसे पूछे कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन है ये? नहीं है। यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल भी नहीं है। यूनिवर्सल में 3 3 9 एलिमेंट होना चाहिए था, तो यूनिवर्सल भी नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो अब कोई भी एम्प्टी रिलेशन भी नहीं है। तो जितना रिलेशन बताया सब समझ गए आप लोग? तो वही तो बताएं, टोटल रिलेशन 2 का पावर mn, 2 का पावर mn क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। चलिए अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एक और भी चीज सिखा देते हैं। लिखिए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये होता है 2 का पावर
एन स्क्वायर माइनस एन, टू का पावर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन। अब बस सिंपल, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आता है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन सीबीएसई में आया क्वेश्चन, समझे। अब एक और लिख लेना, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये था 2 का पावर n इंटू एन प्लस 1/2, टू का पावर n इंटू एन प्लस 1/2। अब एक क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन जो रहेगा आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन A इक्वल टू 1 2 3, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन A इक्वल टू 1 2 3। हाँ 64 आंसर होगा। एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बताइए इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 64। सिमेट्रिक रिलेशन भी बना लीजिएगा, फिर बस यहाँ पुट करना है, पुट करते ही आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन बना लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन A इक्वल टू 2 4 6 8, A इक्वल टू 2 4 6 8। कितना आ रहा है, 2 का पावर 10, तो 2 का पावर 10 1 GB का इक्वल होता है। 2 का पावर कितना होगा, 4 इंटू 5/2, यही ना होगा, 2 का पावर 10 तो 1024। बन जाएगा, वन लाइनर है ये क्वेश्चन। अब बताना है R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, आप लोग को चेक करना है, चेक करके बताना है। एक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन रहेगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कुछ भी रहे, समझे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, है सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब एक्स एक्स जो रहेगा क्या होगा, एक्स एक्स, अगर एक वाई को रिप्लेस कर दिए एक्स से, वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होगा, नहीं ना होगा। अगर वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते तो क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होगा। और थर्ड वाला अगर देखें, अगर थर्ड रहेगा ऐसा एक्स वाई, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। और वाई जेड बिलोंग करेगा तो क्या होगा, वाई माइनस जेड इक्वल टू 7 लिखेंगे। और दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, ये वाई वाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो आप लोग बताइए कि एक्स जेड बिलोंग्स कर रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो हो रहा है वो एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखिए ऐसे भी बना के देखिए ना, ये एक्स है
और ये y है, ये z है। बताइए, ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है और ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है ना। तो बताइए x z के बीच कितना डिफरेंस आ जाएगा, 14 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दोनों तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब एक्स वाई बिलोंग हो रहा है, वाई जेड भी बिलोंग हो रहा है, और एक्स जेड बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं। समझ में आ गया? तो रिलेशन का आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिए। क्या क्लास लगातार चलता है, ब्रेक मिलता है आप लोग को? हैं? ब्रेक मिलता है बीच में? तो 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, है ना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जाना तुमको है, वेटिंग अभी मत दे। एक बार डीएनएस का नाम आ गया तुम्हारा, चुपचाप से कर लेना, तब टेंशन मत लो। कितना परसेंटेज है इसी कितना है? तो किस में जाना चाहता है? किस कंपनी में जाना चाहता हो बताना। हो जाएगा पक्का, दे दिया ना, कॉन्फिडेंस में हो जाएगा। लेकिन तो भी देखिए आप, मैं तो यही बोलूँगा चुपचाप से निकलो, एक बार इंटरव्यू में बैठ तो मैं अभी 2 लोग इंटरव्यू में बहुत सही जा रहे हैं इंटरव्यू में, बस एक लड़की का थोड़ा सा गलत हुआ है, इसका डॉक्टर्स को पता ही नहीं, तो सब सही जा रहा है। डॉक्टर लोग 2-2 बार लिख के लाएगा, और वो करंट मिनिस्टर है 5 बार लिख के लाएगा, सारा 5-5 बार। कल फोटो चाहिए, भर दो, है ना, भर दो फॉर्म भाई। अब सीधी सी बात समझे, अब मेरे अंदर 5-6 लोग रेडार पे आ गए हैं, अब मेरा रेडार खराब है बता रहे हैं, अब रोज इंटरव्यू नहीं है, अरे 1 घंटा पहले आना आपसे, ठीक है, आज बोले नहीं तो काम संदीप 1 घंटा रोज आने का आपको भी। अमान तो सलाह सही नहीं, तुमको कम पापा का नंबर दे यार, मजाक से रख के, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसे चलेगा, नहीं होगा तो पापा कल आके हम लोग को बोले कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाए बच्चों को, बच्चा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़े। अरे कल कौन नहीं है आप एक 2 तू करता है नहीं कैसे होगा, और इधर से तो पहले तो फोन कर देते फोन क्या कितना
12 बजे सबसे पहले तो है तो सब भर देना भर दो, 2 लोग हैं, अमन और वो तू, भर दो, ठीक है? संदीप रुकेगा अभी और तू रुकेगा और अमन रुकेगा। वैसे क्या? तो उनसे तो मतलब रुकेगा, ये 3 लोग भी रुकेगा और 7 लाइन, अच्छा तू ही 7 लाइन था ना, और अंशिक और सुहानी 5 लोग रुकेगा। इंटरव्यू सिखाएंगे, जिसको रुकना रुकेगा, नहीं रुकना है रुकेगा मत रुकना, तो बता दो। हाँ? जाने का जाना नहीं है मतलब ये समझना अब थोड़ा खाली है जो हम लोग को दस कुछ काम है जिससे नहीं दे रहा है जब पढ़ाने के जब अच्छा से पढ़ाते हैं तो तुम लोग पढ़ने का मन नहीं करता है, हिंदी सब पूरा पढ़ता है सब तुम क्या मिसाल हम आयुष अच्छा पीयूष अच्छा तब समझ में आ रहा है कि नहीं पीयूष? पहले वाला क्लास एप्टीट्यूड तो पढ़ाने में समझ में आ रहा है, उसमें भी क्या करता है बात एक डिपेंड करता है तेरे ऊपर कि तू समझने की कितना क्षमता रखता है। ठीक है, अगर तू सोचे कि बिना कुछ सोचे समझे सोचे कि ये नहीं अच्छे से पता लगता है तो आगे समझ में आ रहा है। और यहाँ कितना लोग जाने के बाद कितना घंटा पड़ता है? ओ एमडी कितना घंटा पड़ता है? यही बस 3 लोग पहले बता रहे थे, तुम यही पढ़ रहा है कि रात भर सो रहा है, दिन भर खेल रहा है पबजी और कुछ खेल के इधर आ रहा है 3 घंटा, तो भूल जा सिलेक्शन तुम लोग। वैसे तो कितना घंटा पड़ता है? जाने के बाद जब अभी जाएगा अब कल पूरा टाइम रहेगा 3 बजे तक, इतना दिन में कितना घंटा पड़ता है? 5 घंटा पढ़ लेता है, मतलब 4 घंटा पढ़ता है ना तेरा, तू तो पढ़ता ही नहीं होगा, तेरा सत्ता चलता है, पढ़ता है तू नहीं पढ़ता है कि नहीं? अरे 2 घंटा पढ़ो लेकिन पढ़ो, यहाँ चक्कर में चलेगा तू उसे नहीं पढ़ता है कि नहीं? यही वाला नहीं हो रहा तेरा सुन, अरे तो भागने वाला तू किससे आ गया? आज रात आज रात के बाद तू कितना घंटा पढ़ता है? पक्का तू पीयूष कितना घंटा पढ़ता है? 1 घंटा पढ़ो, एक बार गूगल लगे तब समझ में आएगा नहीं ना पढ़ता ना, ये तो पता ही होगा तुम सब सारा का जितना ना सब छोड़ सकता है। देखिए आप लोग को जो मैथ का मटेरियल मिला है वो है आप लोग के पास? यस सर। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से जो पढ़ाएं उसमें से क्वेश्चन हम बनाएं। क्वेश्चन जाके बनाइएगा, इसमें सेट्स रिलेशन फंक्शन तीनों मिला हुआ है, तो और फंक्शन पढ़ाएंगे तब ऐसे एक सारा बनेगा। अगर रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रायंगल वाला जो भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिलेशन समझ में आ गया। देख लिए क्वेश्चन इसमें जो बना के देखिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो अब फंक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ पूछिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए ना। देखिए फंक्शन तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ग्राफ वगैरह ये सब पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, समझे बात को। तो वो सब उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ाएंगे, समझे। तो आपको जो काम का है वो चीज़ पढ़ा देंगे, समझे। नहीं तो आप 12th में पढ़ेंगे, जैसे 11th में पहले पूरा ग्राफ पढ़ते हैं, समझे। ग्राफ पढ़ने के बाद ये करते हैं, तो पूरा सारा कुछ वो नहीं करवाना है आपको। सबसे पहला डोमेन रेंज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखिए, हेडिंग लिखिए तो डोमेन एंड रेंज। पहले फंक्शन लिख लीजिएगा, फंक्शन। फंक्शन पहला हेडिंग लिखिए डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन रेंज समझने के लिए एरो डायग्राम से समझाते हैं। ये समझाने का तरीका है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एरो डायग्राम से। ये ए है, दूसरा बी है। अगर ऐसा लिखा हुआ 1 2 3 और ये 4 5 6 है, तो आपसे पूछे डोमेन क्या होगा। डोमेन डोमेन क्या होगा 1 2 3। फिर पूछे को डोमेन क्या होगा, तो 4 5 6। मतलब जो सेट ए होगा वो डोमेन होगा और सेट बी जो होगा क्या होगा, को डोमेन होगा। एक और ऐसे ही बनाते हैं, ए बी, ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो बताइए इसका भी डोमेन को डोमेन यही होगा सेम। लेकिन अगर आपसे पूछे रेंज, क्या पूछ रहे हैं, रेंज, तो रेंज तब बताना है जो एरो डायग्राम बनने के बाद बताना है, अभी रेंज नहीं बताना है। सपोज कीजिए इस तरह से है, तो आप बताइए इसका रेंज कितना होगा 4 5 6। रेंज कितना होगा 4 5 6। लेकिन अगर ऐसा बन गया, अब बताइए इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज जो है वो क्या है 5 6। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि को डोमेन और रेंज क्या है, सेम है। और उस क्वेश्चन में क्या होगा, को डोमेन और रेंज अलग है। मतलब इसका जो को डोमेन होगा, ये डोमेन जो है वो 1 2 3 है और को डोमेन जो इसका क्या है 4 5 6 है। तो को डोमेन और रेंज सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, समझे। ये बात को ध्यान रखना है। को डोमेन रेंज इसमें सेम है और उसमें सेम नहीं है। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज तीनों समझ में आ गया होगा क्या क्या है। तो एरो डायग्राम से सिर्फ समझने के लिए अच्छा है, क्वेश्चन एरो डायग्राम में नहीं मिलता है, क्वेश्चन तो फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा, समझे। तो समझने के लिए बेस्ट केवल ये है बस। अब लिखिए तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन मेरा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज एफ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। ये जो बताएं वो कौन सा फॉर्म था, एरो डायग्राम का फॉर्म। और वो जो है कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो उसका डोमेन बताना है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा डोमेन होगा और वाई का वैल्यू जो होगा रेंज होगा। वाई का वैल्यू क्या होगा, रेंज। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, हाँ, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा 1 5 9 और रेंज 3 7 11।
डोमेन रेंज, समझ में आ गया। एक्स वाला वैल्यू क्या हुआ डोमेन और वाई वाला वैल्यू क्या होगा रेंज। तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन देंगे आराम से बना दीजिएगा। तो और दूसरा कोई रोस्टर फॉर्म में नहीं करवा रहे, अब फंक्शन के फॉर्म में जो रहेगा वो करवाएंगे। तो देखिए एरो डायग्राम का फॉर्म भी समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म भी समझ में आ गया। अब एक और फॉर्म होता है उसको अच्छे से समझना है। लिखिए फिर से क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज fx इक्वल टू 1/x-3, fx इक्वल टू 1/x-3। अब बताइए, आप लोग ही कोई जानते हैं तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, करेक्ट है आपका। देखिए एक बात को आप समझिएगा, जो हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि बुक में वो चीज़ लिखा हुआ डायरेक्टली नहीं रहता है, समझे। तो अगर उस बात को समझ जाइएगा तो ऐसा फंक्शन का डोमेन रेंज बताने में दिक्कत होता है थोड़ा, तो उस बात को समझिए, समझे। वो बात अगर समझ गए तो प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। एक बात को ध्यान रखना है, अभी क्या बताएं, एक्स का वैल्यू डोमेन और वाई का वैल्यू रेंज। तो यहाँ एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो डोमेन होगा। तो x का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर में से कोई होगा। किस में से कोई होगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। रियल नंबर का जितना भी वैल्यू है, तो रियल नंबर क्या होता है, प्लस में, माइनस में, स्क्वायर रूट में, फ्रैक्शन में, सब रियल नंबर होता है। क्या रियल नंबर से कोई एक्स्ट्रा है, रियल नंबर से एक्स्ट्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल से एक्स्ट्रा है, समझे। इमेजिनरी नंबर बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स्ट्रा है, समझ गए बात को। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, रियल नंबर का। तो यहाँ पुट करेंगे रियल नंबर में से कोई एक, और पुट करने से दो चीज नहीं आना चाहिए, दो वैल्यू जो है वो नहीं आना चाहिए। और वो वैल्यू कौन कौन है वो बताते हैं। सबसे पहला है नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। अगर नॉट डिफाइन आ गया तो वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। और दूसरा एक और नहीं आना चाहिए, रियल से एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो रियल से एक्स्ट्रा कौन है, इमेजिनरी बोलिए या कॉम्प्लेक्स बोलिए। तो मतलब इमेजिनरी भी नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ये दोनों नहीं आना चाहिए। या तो नॉट डिफाइन नहीं आए, या कौन आए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आए। तो अब बताइए नॉट डिफाइन कब आता है, जब 1/0 होता है तो आता है नॉट डिफाइन। 2/0, 3/0, 4/0, मतलब क्या पता चला कि डिवाइड में 0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब हम लोग को यही पता चला कि डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। बोले हम क्या, नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। दूसरा बात क्या समझेंगे कि डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। कब इमेजिनरी कब आता है, जब रूट में निगेटिव हो, रूट में कैसा हो, निगेटिव हो। अगर रूट में निगेटिव आ गया मतलब वो इमेजिनरी आ गया, समझ गए बात को। तो ये दोनों आएगा तो वो वाला वैल्यू पुट नहीं करना है, क्लियर है। अब आप लोग बताइए कि इसमें इमेजिनरी आ सकता है क्या, इसमें इमेजिनरी आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट तो है ही नहीं, और रूट है ही नहीं तो रूट में निगेटिव आने का चांस नहीं है, तो इसका टेंशन खत्म। अब एक और बात बताइए, डिवाइड में 0 आ सकता है, आ सकता है। कब, जब 3 पुट करेंगे। तो अब अगर 3 पुट कर दिए तो 3 - 3 1/0, ये इन्फिनिटी आ गया, तो इसको आने देना है, नहीं, इसको नहीं आने देना है। और इसको छोड़कर कुछ भी आए, कोई भी रियल नंबर आए चलेगा। तो 3 के अलावा कुछ भी पुट करिएगा रियल नंबर ही आएगा, सही बात है कि नहीं। लेकिन 3 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स का यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे सब चलेगा, 3 नहीं चलेगा। तो क्या इसका डोमेन हुआ, ऑल रियल नंबर। क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब ऑब्जेक्टिव में वैसा पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहेगा, ऑल रियल नंबर -3। ये बन गया इसका डोमेन। थोड़ा सोचना है कि नहीं, इसमें सोचना है और ध्यान रखना है कि ये दोनों को नहीं आने देना है, एक नॉट डिफाइन को और इमेजिनरी को। अगर ये आ गया तो नहीं पुट करेंगे। तो एक्स वाला ये पहले कॉन्सेप्ट लगा दिए, इतना तक क्लियर हो गया।
ये बन गया डोमेन। अब रेंज बनाना है, क्या बोले, x का वैल्यू होता है डोमेन और y का वैल्यू क्या होता है, रेंज। तो जब y का वैल्यू बनाएंगे हम लोग, जब y का वैल्यू बनाएंगे तो ये y है, fx को ही y लिखते हैं, fx को क्या लिखते हैं, y। तो इसको y इक्वल टू लिखते हैं x माइनस 3, समझे। इसको रीड करते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, क्या बोलेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x। आपको इसको ऐसा उल्टा करना है कि x इन टर्म ऑफ y हो जाए। देखिए अगर ऐसा लिखा रहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या रीड करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x। और अगर उसका उल्टा कर दे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट y। तो इसको क्या रीड करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y, समझे। इसको बोलते हैं इनवर्स बनाना, क्या बोलते हैं, इनवर्स बनाना, मतलब इसका इनवर्स बना देंगे। तो ये जो y इक्वल टू है इसको इनवर्स बना के x इक्वल टू कर दीजिए। कैसे बनेगा देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, yx माइनस 3y इक्वल टू 1, फिर कितना हो जाएगा, yx इक्वल टू 1 प्लस 3y। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3y बाई y। क्लियर है ये बात को। अब बताइए x इक्वल टू बन गया। अब जो कंडीशन अभी सोच रहे थे, जो कंडीशन अभी सोच रहे थे इसके लिए, x के लिए, वही कंडीशन y के लिए सोचिए कि y का कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कौन सा नंबर, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। तो यहाँ रियल का कोई भी नंबर पुट कर दीजिए चलेगा, लेकिन पुट करने से दो चीज नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइन और इमेजिनरी। फिर बताइए इसमें इमेजिनरी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि y रूट में है नहीं है। तो y रूट में है ही नहीं, तो इमेजिनरी का टेंशन खत्म। अब बताइए नीचे डिवाइड में जीरो आ सकता है, आ सकता है। कब आएगा, y का वैल्यू जीरो ही पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो वो बन जाएगा नॉट डिफाइन। तो जीरो पुट करना है, नहीं करना है, 1 2 3 कुछ भी कर लीजिए जीरो छोड़ के। हाँ तो 1/0 बन जाएगा, 1/0। तो जीरो नहीं पुट करना है, जीरो छोड़ के कुछ भी पुट करिए। आप 0.5 भी पुट करेंगे चलेगा, 0.6 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन जीरो नहीं करेंगे। जीरो करेंगे क्या होगा, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन हो जाएगा तो फिर काम नहीं होगा। अब बताइए इसका रेंज क्या बन के आ गया, नहीं उससे नहीं होगा, उससे जीरो आ जाएगा। उससे -1/3 पुट करेंगे जीरो आएगा, तो जीरो भी तो रियल नंबर है, जीरो रियल नंबर है। ये दोनों नहीं आना चाहिए, रियल नंबर से एक्स्ट्रा। तो रियल नंबर से एक्स्ट्रा कौन है, रियल नंबर से एक्स्ट्रा नॉट डिफाइन, और दूसरा इमेजिनरी। तो एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, समझे। कहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, जब जीरो। तो बताइए जीरो पुट करना है, नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, रेंज कितना बन गया, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। तो ये बन गया डोमेन, और ये क्या बन गया, रेंज। तो देखिए आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताएं। अगर एरो डायग्राम में मिला, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। रोस्टर फॉर्म मिलेगा, वो भी इजी रहेगा। इस फॉर्म में रहेगा तो नहीं लगता थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है ज़्यादा। तो इस फॉर्म में थोड़ा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपको आंसर इजली वे में बनेगा। क्लियर है। और ये दोनों बात को ध्यान रखना है, बुक में ऐसा नहीं लिखेगा 1/0, वहाँ लिख दिया जाता है नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन समझ में नहीं आता है, तो इसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे, समझ में अच्छा आएगा, समझे। और क्वेश्चन एक बनाइए तो आप लोग, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज fx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x। बताइए डोमेन, बताइए क्या होगा इसका, r-0। वेरी गुड, ठीक। तो अगर इसका डोमेन बनाते हैं, देखिए x से प्रॉब्लम है ना, अगर ये x में जीरो पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो जीरो पुट करना है नहीं। तो डोमेन क्या हो गया इसका, इसका जो डोमेन बनेगा वो होगा रियल नंबर माइनस जीरो। अब क्या बोले, रेंज बनाने के लिए यही जो x में सोच रहे थे वो डोमेन है, वही चीज y में सोचना है। तो y इक्वल टू लिखेंगे 1/x। अब ये जो है क्या है,
y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y चेंज करना है। इन्वर्स उसी को बोलते हैं, इन्वर्स पढ़ने को मिलेगा, इन्वर्स उसी को बोला जाता है। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो y x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/y, समझे। अब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो डोमेन भी बन गया और रेंज भी बन गया। अच्छा एक जल्दी से बताइएगा, अगर ऐसा रहेगा y इक्वल टू x रहेगा तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यही x इक्वल टू वाई कर देंगे, तो x इक्वल टू वाई कर देंगे तो y का भी कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ना इन्फिनिटी आएगा ना इमेजनरी आएगा, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, समझे। अच्छा डोमेन रेंज जो है वो जो ऐसे बता रहे हैं, अभी तो इस टाइप से बता रहे हैं, आप ग्राफ के थ्रू भी बना सकते हैं, मतलब ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में भी समझा देते हैं, कहीं ग्राफ मान जाइए मिल गया बना हुआ तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ग्राफ से भी आपको समझा दें डोमेन रेंज कैसे बनता है, समझे। देखिए इसका बहुत बड़ा पोर्शन है जो सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है, समझे। आईआईटी सबका क्वेश्चन इसका बनाइएगा तो बड़ा हार्ड मिलता है इसका, समझे। तो आप लोग को आसान वाला पढ़ना है। देखिए आप लोग को बताएं पहले कि ग्राफ से कैसे बनाना है। 1 2 3 1 2 मान लेते हैं कोई ग्राफ है, यहाँ से 1 से लेके यहाँ 3 तक है, यहाँ 3,2 है, समझे। अगर इस ग्राफ को देख के आपसे पूछेगा कि डोमेन कितना है ये बताइए, और फिर पूछा जाएगा कि रेंज कितना है ये बताइए, डोमेन कितना होगा। अब हम दोनों लोग नहीं जानते हैं, सीखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए आपको बताना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे ग्राफ देखेंगे, जहां जहां ग्राफ रहेगा उसको नोट डाउन करेंगे, समझे, वही डोमेन हो जाएगा। जहां जहां ग्राफ रहेगा वो डोमेन होगा, समझे बात को। अब आप लोग बताइए, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ग्राफ है, कहाँ ग्राफ, इसके ऊपर कहाँ ग्राफ दिख रहा है, नहीं है। नीचे में ग्राफ है, नहीं है। ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ देखिए, तो अगर इधर से देखना शुरू किए तो कहीं मिला, नहीं मिला। कहाँ से मिला, 1 से। कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, और 3 के बाद फिर है, नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ मिला, 1 से 3। तो 1 से 3 मिला तो डोमेन का वैल्यू मिलेगा 1 से 3। बात समझ में आ गया। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे रहेगा उसी को लिखेंगे, वो बनेगा डोमेन। क्लियर हुआ। रेंज कैसे बनेगा, एक्स का वैल्यू होता है डोमेन और वाई का वैल्यू रेंज। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट राइट देखेंगे, इसका तो एबव बिलो देखें, एबव बिलो, और इसमें क्या देखेंगे, लेफ्ट राइट। अब आप ही लोग बताइए, यहां से देखना शुरू करेंगे, इधर है ग्राफ, नहीं है। ग्राफ है, कहां से ग्राफ शुरू होगा, कहां से मिला ये, 0 से। देखिए 0 में ग्राफ है, और 0 के बाद भी ग्राफ है, 0 के देखिए सब ग्राफ है। कहां तक ग्राफ है, 2 तक ही ग्राफ है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 2। तो वाई एक्सिस के एबव बिलो देखेंगे तो वो डोमेन मिलेगा, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट राइट से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। क्लियर है बात को। तो ये मतलब ग्राफ बना के भी आप डोमेन रेंज बना सकते हैं, क्लियर है। और बिना ग्राफ बनाए भी डोमेन रेंज बना सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर y इक्वल टू एक्स है, अगर इसका डोमेन रेंज पूछा जाए, अभी बनाए ना आप लोग कि x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ना इन्फिनिटी आएगा ना इमेजनरी आएगा, तो ऑल रियल नंबर हो गया कि नहीं। रेंज में उल्टा कर लिया, वो भी ऑल रियल नंबर हो गया। अगर इसका हम लोग ग्राफ बना दें, इसका ग्राफ बनाएंगे ना, कैसा ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होते हैं y इक्वल टू एक्स बन गया, समझ गए। अब आप डोमेन चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे देखिए, देखिए तो एक्स एक्सिस के नीचे सब जगह ग्राफ है कि नहीं। अगर इसको और थोड़ा बड़ा कर दें तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को नहीं लग रहा है एक्स एक्सिस के नीचे देखिए तो सब जगह ग्राफ मिल रहा है। तो इधर नीचे में मिल रहा है, इधर ऊपर में मिल रहा है, तो बताइए डोमेन का वैल्यू क्या होगा,
डोमेन का वैल्यू तो सब जगह ना ग्राफ मिल रहा है, यहाँ से चेक करेंगे वहाँ तक टोटल जगह मिल रहा है, तो सब जगह मिले मतलब हम लोग इधर माइनस में इन्फिनिटी है उधर प्लस इन्फिनिटी है। तो बताइए अगर ग्राफ को देखें तो डोमेन क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो डोमेन क्या मिल गया, रियल नंबर। ये ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं। रेंज में क्या बताएं, रेंज में क्या करना है, वाई एक्सिस के देखना है लेफ्ट राइट, तो इधर देखिए है ना, तो सब जगह तो ग्राफ है ही, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी सेम आएगा, कितना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब कैसा नंबर, रियल नंबर। तो डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। तो कितना तरीका बनाने का, ग्राफ में हो गया और एक वैसे बना रहे थे। ग्राफ इसलिए दे रहे हैं ना कि कभी हो सकता है ग्राफ बना बनाया दे दे, समझ गए। ऐसा एग्जाम वगैरह में होता है कि आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, ग्राफ दिखा देगा, फिर ग्राफ को हटा देगा तब क्वेश्चन पूछे तो, समझे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे कि नहीं। इतना क्लियर हो गया, समझ गए, डोमिनेंस क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और बनाइए। एफ एक्स इक्वल टू रहेगा, देखिए रूट एक्स माइनस 3, इसका डोमेन केवल बताना है, अभी केवल डोमेन बताइए। दोनों एक ही बार सिखाएंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। फाइंड द डोमेन, फोर से इन्फिनिटी, और कोई 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल, मतलब 3 के बाद सीधा 4, 3.5 नहीं हो सकता है, 3:40 नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं, एक बात सोच लीजिए कि क्या बोले, यहाँ कुछ भी पुट करे, पुट करने से दो चीज नहीं आना चाहिए, एक 1/0 और दूसरा रूट में निगेटिव। अब बताइए इसमें 1/0 आएगा क्या, डिवाइड में है ही नहीं तो 0 कहाँ से आएगा, तो ये आने का संभावना खत्म, यही ना आ सकता निगेटिव। निगेटिव कब आएगा, देखिए 0 पुट कर देंगे निगेटिव आएगा, तो 0 पुट करेंगे नहीं करेंगे, 1 पुट करिए निगेटिव आएगा, 2 भी पुट करेंगे निगेटिव आएगा, 3 जब पुट करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर 3 पुट कर दिए, देखिए तो x का वैल्यू अगर 3 पुट करते ये बनेगा 3 - 3 0, निगेटिव तो नहीं ना है, और 0 रियल नंबर है, मतलब 3 पुट होगा, 3 होगा, और 3 से बड़ा भी तो कर सकते हैं 3.1। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा, तो क्लोज इंटरवल के साथ होगा। अब आपको बता दे, बनाना रहे, समझे, तो बनाना रहेगा तो कैसे बनाना है वो बताते हैं। x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैसे बनाएंगे, x - 3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला वैल्यू 0 भी रहेगा तो चलेगा और पॉजिटिव होना चाहिए, समझे। निगेटिव अभी बताएं कि रूट में निगेटिव नहीं चलेगा, तो इसलिए लेस देन 0 नहीं लिखे, क्या लिखे, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करते, 3 उधर जाएगा, क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन 3 रियल लाइन से हम बनाते हैं क्वेश्चन को, तो रियल लाइन बनाएंगे, इसका लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए एक बात और सिखा दें, कहीं अगर ऐसा रहता है a लेस देन b और दूसरा रहेगा a लेस देन इक्वल टू b, समझे, तो अगर इक्वल टू रहेगा तो आपको बिग ब्रैकेट देना है, मतलब ये ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अगर इक्वल टू रहेगा तो ये ब्रैकेट देना, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और इक्वल टू नहीं रहेगा तो ये स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे ए बी, समझे, किसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तब ध्यान रखना है कि इक्वल टू नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इक्वल टू रहेगा तो बिग ब्रैकेट। क्लियर है। एक और भी बात बता दें कि इसको उल्टा करके कभी लिख देगा ओपन इंटरवल को, इसको उल्टा करेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसा, तो ये भी कहीं रहता है, ये भी आप लोग ऑप्शनल क्वेश्चन सीखे हैं, आपको ऑप्शनल बनाना है, इसलिए दोनों का आइडिया होना चाहिए। या तो इसको उल्टा कर देंगे, वो भी क्या है, ओपन इंटरवल। अब बताइए अगर ऐसा लिखा रहे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ए के तरफ क्या है, देखिए इक्वल टू देखें तो ए की तरफ क्लोज कर लेना है, मतलब इक्वल टू रहे तो बिग ब्रैकेट देना है, और इक्वल टू नहीं रहे तो
स्मॉल ब्रैकेट देना है। क्लियर हुआ? और अगर ये हो a लेस देन x लेस देन b, तब a की तरफ ओपन और b की तरफ क्लोज। ठीक है, a की तरफ क्या होगा? ओपन होगा, और b की तरफ क्या होगा? क्लोज होगा। कहीं प्रॉब्लम इसमें है? इसको नहीं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन। इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसको बोल सकते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। जैसे आधा ग्लास पानी है तो आधा ग्लास का दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आधा ग्लास खाली है, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों बोलेंगे। और ऐसे सबसे अच्छा बोलने में ये लगेगा क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे? ओपन क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन क्लोज इंटरवल। तो ये इंटरवल समझ में आ गया। अब ये इंटरवल जो होता है वो रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा लाइन? रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी बता दें कि अगर आपको नेचुरल नंबर मिले, होल नंबर मिले या इंटीजर नंबर मिले, तो उसको आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में। कौन कौन सा नंबर को? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। किस में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। जैसे नेचुरल नंबर 1 से 1 और 2 3 लिखना है। देखिए ना, 1 2 3, समझे बात को? 1 2 3। तो पूछा जाए कितना एलिमेंट है उसमें? 3 एलिमेंट है, सिर्फ 3 एलिमेंट है और कुछ नहीं है। समझे बात को? अब अगर ऐसा लिख दिए, बताइए 1 से 3 अगर ये बिग ब्रैकेट में लिख दिए और ये अगर रियल नंबर है तो बताइए इसमें कितना एलिमेंट है? 1 और 3 के बीच में कितना रियल नंबर? इनफाइनाइट में नहीं रियल नंबर। 1 और 3 के बीच में कितना रियल नंबर? इनफाइनाइट रियल नंबर। तो ये रियल नंबर के लिए जनरली डिनोट कर रहे हैं ये वाला बात। कंफ्यूज नहीं होना है, समझे कि नहीं? तो स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट किसके लिए यूज कर रहे हैं? रियल नंबर के लिए। और वो कर्ली ब्रैकेट किसके लिए यूज करेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के लिए। क्योंकि उसमें जो दिखता है वही रहता है। समझे? इसमें कौन दिख रहा है? 1 2 3 वही है। अब बताइए स्मॉल ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया 1,3, समझे? अब बताइए इसका क्या मतलब होगा? जो दिख रहा है वो नहीं, उसके बीच का सारा वैल्यू। अब बताइए इसके बीच में कितना वैल्यू आएगा? इनफाइनाइट वैल्यू होगा। समझे? तो ये रियल नंबर के लिए जनरली डिनोट करते हैं ये इंटरवल वाला पार्ट। अब आप लोग को बताना है इधर, ये जो है इसका आंसर लिखेंगे। समझे? इसका आंसर कहीं क्या लिख दिए? 3। अब आप लोग बताइए 3 क्या? इसको अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर किधर होगा? राइट साइड। तो ये राइट साइड ग्रेटर होगा, राइट साइड ऐसा ग्रेटर होगा। समझे? तो कहाँ से कहाँ तक हो गया आंसर? 3 से इन्फिनिटी तक। 3 से इन्फिनिटी तक, समझ गए? और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखना है, हमेशा ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ है पता ही नहीं है। समझ गए? ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा अभी धान रोपनी चल रहा है या अभी एकदम यहाँ से चांद तक धान रोपवा देंगे। समझे? क्या बोलेगा लोग? फेंक रहा है। समझे? तो इन्फिनिटी को क्लोज नहीं करना है। अब बताइए 3 में ओपन या क्लोज? देखिए इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। और इक्वल टू नहीं रहता तो ओपन रखते हैं। मतलब अगर यही ऐसा रहता x ग्रेटर देन 3 तो ऐसा लिखते 3 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें कितना सारा आंसर हो रहा है? बहुत सारा नंबर है। अगर आपको कहीं कलर किया हुआ मिले, कलर किया हुआ, समझे बात को? तो देखिए एक और बात बता दे, अगर ऐसा लिखा हुआ a लेस देन x लेस देन b, तो जब बनाइएगा ना तो आप a की तरफ ऐसे हॉलो देना है और b की तरफ भी हॉलो देना है, इसके बीच में कलर करना है। और अगर इक्वल टू रहेगा तो पूरा a को पूरा कलर कर देंगे और b को भी पूरा कलर कर देंगे, इसके बीच वाला भी पूरा कलर करेंगे। मतलब जिसको बोलते हैं कि अगर इक्वल टू रहेगा तो डार्क सर्कल और इक्वल टू नहीं रहेगा तो हॉलो सर्कल। तो अब बताइए, मान लीजिए इसको कलर करना चाहेंगे तो क्या होगा? 3 को क्या लिखे? हॉलो सर्कल या डार्क सर्कल? तो पूरा डार्क कर लेते हैं, ऐसा पूरा कलर कर देते हैं। समझे? इतना कलर कर दी। और किधर कलर होगा? इधर साइड में। तो इसको भी पूरा कलर कर देंगे। समझे? ये पूरा कलर हो गया, ठीक है। और एरो को भी पूरा कलर कर देंगे, इसलिए कि कहीं ऐसा मिले तो समझ जाइए कि ये आंसर इधर का है। 3 से इन्फिनिटी तक। कहाँ से? अब ये जो डोमेन होगा, अब आप लोग को बता दें कि ये जो डोमेन आया है
आपको विश्वास नहीं है तो इसमें से कहीं यहां वैल्यू पुट करके देखिए, ना इन्फिनिटी आएगा और ना इमेजिनरी आएगा, समझे। और एक और बात बता दे आपको, अगर यही क्वेश्चन fx इक्वल टू, एक और बगल में क्वेश्चन करवा रहे हैं, रूट में x माइनस 3 अगर डिवाइड में रहेगा तो इसमें क्या चेंज आएगा, बस केवल 3 को हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि इसमें 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए इसमें इन्फिनिटी का चांसेस था ही नहीं, इसमें किसका चांस था, इमेजिनरी का चांस था। और इसमें क्या है, इन्फिनिटी भी है और इमेजिनरी भी है, दोनों है कि नहीं, तो दोनों है, तो इसका जो आंसर होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 से इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल रहेगा, ना 3 रहेगा, 3 से कम भी नहीं होगा, जो भी होगा 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा हम लोग सीधा 4 नहीं सोचना है, 3.1 भी है, 3.2 भी है, समझे। ऐसा नहीं कि 3 से बड़ा बोल रहे हैं 4 से शुरू कर दे, तो 3 से 4 के बीच सारा वैल्यू छूट जाएगा फिर। समझ में आ गया। देखिए अब आपको बता दें, क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या इन टू फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिग्नम फंक्शन बताइए 1 है या मेनी वन है। सिग्नम फंक्शन जो 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, कोई बताइए। तो देखिए सबसे पहला बात है कि सिग्नम के बारे में बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं। अगर मान लेते हैं अभी बाहर नीचे जाएं और मेरे बारे में आप लोग से पूछा जाए, क्या होगा, कुछ नहीं बता पाइएगा। क्यों, क्योंकि अभी जानते ही नहीं हैं। सही बात है ना, तो जानते ही नहीं तो आंसर कैसे बताइएगा। तो इसी तरह से हम पूछे कि सिग्नम फंक्शन क्या है, तो सिग्नम फंक्शन के बारे में जान नहीं रहे हैं, अब वो 1 है या मेनी वन है बताने में दिक्कत हो गया। तो आपको पहले फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो फंक्शन, जितना भी फंक्शन है सब के बारे में एक बार पढ़िएगा कि सिग्नम फंक्शन कौन है, मॉडुलस फंक्शन कौन है, तो सारा फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में समझना है। मतलब जिसको बोले कि उससे जान पहचान बना के रखना है, और जान पहचान रहेगा तभी आंसर बता दीजिएगा। सही बात है कि नहीं। तो अभी हम कम से कम नाम उसका लिख दे रहे हैं सब, और सब के बारे में हल्का हल्का बता देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, समझे। तो नाम थोड़ा लिखिए, फंक्शन। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, लिखने दीजिए, नहीं तो आपका कॉपी में लिखने में दिक्कत होगा। एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है, और अलजेब्रिक में भी पार्ट है पॉलिनोमियल। देखिए हम सरनेम नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन सब में लगा लीजिएगा, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, तो फंक्शन नहीं लिख रहे हैं किसी में, समझे। पॉलिनोमियल, उसके बाद होता है रैशनल, उसके बाद होता है इरैशनल। अब फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो नाम तो जानना है ना। उसके बाद होता है पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज, और पीस वाइज का भी कैटेगरी है मॉडुलस फंक्शन। पीस वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद होता है सिग्नम फंक्शन, उसके बाद होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद होता है लीस्ट इंटीजर, और उसके बाद होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब सब के बारे में जानना जरूरी है। क्यों इस जानना जरूरी है कि सबको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूज होता है। जैसे पीस वाइज का यूज कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में ज़्यादा है, समझ गए बात को। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में अगर पीस वाइज क्वेश्चन नहीं दिया मतलब वो क्वेश्चन आसान है, समझे। तो कोई क्वेश्चन को पीस वाइज ही बना के देता। पीस वाइज मतलब 2 टुकड़ा में रहेगा, 3 टुकड़ा में रहेगा। पीस मतलब वही ना हुआ, 2-3 टुकड़ा में रहेगा, समझे। और ट्रांसीडेंटल में होता है
ट्रिगोनोमेट्री, ये पूरा अलजेब्रिक है, ये जितना है सब बाद में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक का ही फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, अब थोड़ा सा रुकिएगा तब लिखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट से पूछे कि फंक्शन कितने टाइप का होता है तो वह स्टूडेंट आंसर बताने में बड़ा कंफ्यूज होता है, समझे। अब आप लोग से पूछे बताइए फंक्शन कितने टाइप का, कंफ्यूज हो जाइएगा। रीज़न क्या है कंफ्यूज होने का वो आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग इतना स्टूडेंट है ना यहाँ पे, तो सपोज के लिए इतना ही टोटल स्टूडेंट अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं सर इसमें से क्रिकेट का टीम बनाए तो कितना टीम बनेगा, 2 टीम, तो क्रिकेट के अनुसार से 2 टीम बन गया। फिर कुछ दिन के बाद फुटबॉल का टीम बनाए तो क्या होगा, फिर 2 टीम बना दिए, समझे। फिर कबड्डी के अनुसार से टीम बनाए तो फिर 2 टीम बन गया। बात समझ में आ रहा है। अब बताइए पूछा जाए कि कितना टीम है, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, तो बोलना होगा ना कबड्डी के अनुसार के, क्रिकेट के अनुसार के, फुटबॉल के अनुसार से, सही बात है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लिख दिए फंक्शन इतना ही टाइप का आपको है, समझे। फिर अलग अलग चैप्टर में जाइएगा सबको 2-2 पार्ट में बांट देगा। जैसे जब आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ रहे हैं, मतलब जब फंक्शन में पढ़ रहे हैं तो इसको 2 टाइप में बांटा, 1 1 मेनी 1, फिर इसी को 2 पार्ट में बांटा, ऑन टू इन टू, इसी सारा फंक्शन को 2 पार्ट में बांटा है। जैसे ही कंटिन्यूटी में जाइएगा 2 पार्ट में बांटेगा, पीस वाइज नॉट पीस वाइज। डिफ्रेंसिएशन में जाइएगा तो बताइए, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या बांटते हैं, डिफ्रेंसिएशन पढ़े ना आप लोग, डिफ्रेंसिएशन में भी इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ रहता है। डिफ्रेंसिएशन में बोलते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, बोलते हैं ना। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या है, यही फंक्शन है, जितना सारा बोर्ड पे लिखे हैं यही फंक्शन है। अगर अलग अलग रहेगा तो एक्सप्लिसिट और एक साथ रहेगा तो इम्प्लिसिट। बताइए फंक्शन तो यही है ना, बस ध्यान रखना है फंक्शन यही है। अलग अलग है तो एक्सप्लिसिट, साथ में है तो इम्प्लिसिट। तो हर चैप्टर में अलग अलग टाइप से बांट दिया है। अब बताइए 5 गो चैप्टर पढ़िएगा, 5 गो टाइप से बांटा हुआ रहेगा वो, और ये इतना सारा ये पढ़ें तो फंक्शन कितने टाइप का है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होगा कोई स्टूडेंट, समझे। तो ध्यान रखिएगा फंक्शन जो बोर्ड पे लिखे हैं इतना ही टाइप का फंक्शन है। और एक और भी बताएं, आप लोग जब इंटीग्रेशन पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट 12 तो पढ़े ही हैं आप लोग, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो आप लोगों को क्या सिखाया गया था, फंक्शन कितने टाइप का। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में बताया गया था कि यू किसको मानते हैं और भी किसको मानते हैं, तो आई लेट के अनुसार से बनाते हैं। अब देखिए आई लेट का सही बात यहाँ आपको सिखाते हैं, समझे। आई लेट आप लोग सीखे हुए हैं, सब सीखे हैं कि नहीं। आई लेट, आई मतलब कैसा फंक्शन, इनवर्स, एल लॉग, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। अब देखिए आपके सामने पूरा अब बताइए इससे एक्स्ट्रा होता है क्या, अगर होता तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में अगल बगल जरूर जोड़ता। मतलब हम लोग क्या समझे कि आई लेट तक ही होता है। अब देखिए तो आई लेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए देखिए यहाँ चारों नाम लिखा हुआ, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉग। अब 5वां नाम कहाँ है, ये पूरा जो घेर दिए वो क्या हो गया, अलजेब्रिक, समझे कि नहीं। तो देख लीजिए, तो कभी भी फंक्शन पूछेगा आप क्या बोलना है, 5 टाइप का है। कितने टाइप का, 5, और नाम याद रहेगा आई लेट। आई लेट तो याद ही है। तो फंक्शन यही 5 टाइप का होता है, लेकिन अलग अलग चैप्टर में इसको 2-2 पार्ट में बांटा जाता है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन कितने टाइप का, 5 टाइप का, और हर चैप्टर में इसको अलग अलग 2 टाइप में बांटता है। रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो ऑन टू इन टू, और मतलब 1 1 मेनी 1, ऑन टू इन टू, क्लियर है। जब इसको ये डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और अगर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो पीस वाइज और नॉट पीस वाइज। तो अलग अलग बांटा जाता है, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है। तो आप लोग देखिए जो नाम सीखे तो वो मिला दिए कि नहीं। अब सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। क्यों जानना है, बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर उसके बारे में जानेंगे ही नहीं और क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बता पाएंगे। आपको तो बोले आप मेरे बारे में कोई नीचे जाके क्वेश्चन पूछेगा आप लोग नहीं बताइएगा, सही बात है कि नहीं। अब वही पूछे कि सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन के बारे में पहले जानना होगा,
समझे? तो सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे फिर आंसर बता देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानेंगे फिर आंसर बता देंगे, फ्रैक्शनल। तो ये पांचों फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ भी, और ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में भी। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में जहाँ ये क्वेश्चन पूछा तो अगर पहले से नॉलेज रहेगा आप बिना बनाए आंसर बता सकते हैं, समझे? तो ये सोच लीजिए कि अगर इस फंक्शन के बारे में जान लीजिएगा तो पूरा कैलकुलस में काम आएगा। आप सोच रहे होंगे, आप बोले सर कैलकुलस पढ़ाइए, तो हम क्या पढ़ाना शुरू किए? फंक्शन। क्यों फंक्शन पढ़ाना शुरू किए? इसी चीज़ को बताने के लिए फंक्शन पढ़ाना शुरू किए, क्योंकि ये वाला जानिएगा नहीं और वहाँ बताते कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है, आपको समझ में नहीं आता। वहाँ बताते कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में, तो अब पहले से जानिएगा तो वहाँ बताने में आपको क्या होगा? आसान होगा, आंसर पहले से पता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो सब के बारे में आपको जानना है, समझे कि नहीं? तो शॉर्ट में आपको सबको बस सिखा देंगे आपको। क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम इसमें? टाइम हो गया क्या सर? तो ये जितना फंक्शन है सबके बारे में, और अगर नाम याद रखना रहेगा तो यही नाम याद रखिए, हम नया याद नहीं करवा रहे क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं आईलेट, समझे? एक और बता दे, ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स कौन होता है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स कौन होगा? ट्रिगोनोमेट्री। और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग, और लॉग का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल। तो ये चार गो तो अपने आप में एक दो पेयर में इन्वर्स वाला है, और अलजेब्रिक वाला में पूरा है। देखिए अगर मॉडुलस भी रहा तो इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, समझे? मॉडुलस रहा फिर और क्या रहेगा? ऐसा भी रहेगा तो इसको भी अलजेब्रिक बोलेंगे। तो ये सब सारा फंक्शन जो है वो क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, समझे? एक्स स्क्वायर भी है वो क्या है? अलजेब्रिक है। एक्स क्यूब भी है, क्या है? अलजेब्रिक है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो फिर अगली क्लास कंटिन्यू करवाते हैं। ये लगता बंद हो गया क्या वीडियो कॉल? अच्छा वही